अरे सुनिए, गृह मंत्री अमित शाह की बातें तो सुन लीजिए, लेकिन सुनने से पहले छाती पीट पीट कर रोने वाली एक्टिंग सीख लीजिए, क्योंकि तेलंगाना में इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिन्हें सुनने के बाद आप छाती पीटे बिना रह नहीं पाएंगे। उधर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कुछ ऐसा फैसला किया है जिससे ये सवाल उठने लगा है कि क्या उत्तर प्रदेश की आधे से अधिक आबादी को क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, इसका फैसला अब सरकारें करेंगी। और यदि सरकार करेगी तो फिर क्या ये आपके अधिकारों का हनन नहीं है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी कही जाने वाली एक मजबूत हथियार को आड़े हाथों ले लिया है, या फिर यूं कह लीजिए कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बता दिया है कि बगल वाले को इंजेक्शन लगाया है, उसी से पूछ लीजिए कि दर्द कितना होता है, और उसी दर्द से काम चल जाए तो ठीक है, नहीं तो बताइए एक और इंजेक्शन लगा दें। उधर तेलंगाना में राहुल, प्रियंका, पीएम मोदी, गृह मंत्री, सीएम योगी सब पहुंच चुके हैं। सभी की कुछ विशेष बातों पर फोकस किया जाएगा और एक मुद्दा विशेष है जिसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार हमें जिस बात की आशंका थी, ऐसा लग रहा है कि ईडी को लेकर अब देश भर में कहीं वही तो नहीं होने जा रहा है जो नहीं होना चाहिए। तमिलनाडु की सरकार ने एक्शन ही कुछ ऐसा लिया है जिससे शंका पैदा हो रही है। इसके अलावा कुछ और बेहद महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर विस्तार से बात करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा टन से, और ये सारा काम अभी कर लीजिए, बाद में भूल न जाए। अच्छा, याद करिए साल 2019 में जब कश्मीर में 370 वाला मामला हुआ था, इसके बाद यह दावा किया जा रहा था कि अब कश्मीर में विकास की लहर आएगी, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। भक्तों की टोली बड़ी खुश थी कि अब हम लोग कश्मीर में जाकर जमीन खरीदेंगे, और जो लुच्चे टाइप के थे उन्हें कश्मीर की लड़कियां बहुत पसंद आती थी। और हाल फिलहाल में ही देश के गृह मंत्री ने एक भाषण में यह भी कह दिया कि 370 हटाकर हमने कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया, मानो अब तक कश्मीर किसी और का हिस्सा था। यह भी कहा गया था कि इसके बाद कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, और पता नहीं क्या क्या होने वाला था। लेकिन अब तक एक भी दावा पूरी तरह से सिद्ध होता हुआ नजर नहीं आया। जो भी बदलाव है वो कागजों में ही है। आए दिन कैसे कैसे आतंकवादी हमले हो रहे हैं ये तो आप देख ही रहे हैं। हाल ही में फिर से 5 जवानों के शहीद होने की खबर आई है। अब जरा कश्मीर की इस खबर को देख लीजिए, लेकिन वादा करिए कि इसे देखने के बाद कम से कम 2-3 भक्तों तक जरूर भेजेंगे और उनसे पूछेंगे कि कश्मीर का तापमान माइनस में चला गया है, वहां 16-16 घंटे बिजली कटौती हो रही है। जाओगे प्लाट खरीदने? जाओ, जाना हो तो अभी चले जाओ, बहुत अच्छा टाइम है। जी हाँ, खबर है कि कश्मीर इन दिनों भयंकर बिजली संकट से गुजर रहा है। 1800 मेगावाट की जरूरत है और उसके मुकाबले सिर्फ 50 से 100 मेगावाट बिजली ही मिल पा रही है। वहां की राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि यदि यहां पर चुनी हुई सरकार होती तो जिम्मेदारी तय होती और ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं होती। द वायर की इस रिपोर्ट के अनुसार घाटी में जहां पर 70 लाख से अधिक लोग रहते हैं, उन्हें 12 से 16 घंटे बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है, और ये 2 दशक में सबसे लंबी कटौती है। और वो भी तब है जब बिजली की अधिक से अधिक जरूरत है। जिस वक्त में 24 घंटे बिजली आपूर्ति होनी चाहिए, जिसके लिए 2200 से 2300 मेगावाट की आवश्यकता है, वहां पर मात्र 50 से 100 मेगावाट बिजली मिल रही है। सोच कर देखिए, जरूरत है 2200 से 2300 की ताकि 24 घंटे बिजली मिल सके, और मिल रहा है मात्र 50 से 100 मेगावाट। वक्त चाहे तो इस पर भी ताली बजाकर कह दें ये ऐतिहासिक काम हो रहा है। वैसे ऐतिहासिक तो है, जब 2 दशकों में पहली बार इतनी कटौती हो रही है तो फिर इतिहास तो बन ही रहा है। वीडियो में बने रहिएगा, कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है, और सबसे जरूरी है अपने देश के गृह मंत्री की बातों को सुनना। उत्तर प्रदेश की सरकार ने साधु टी.एल. वासवानी की जयंती पर 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे घोषित कर दिया है। इसके साथ ही सरकार की तरफ से सभी जिला मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों को एक पत्र के माध्यम से कहा गया है कि 25 नवंबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्य के सभी बुचड़खानों और मांस की दुकानों को इस दिन बंद रखने का आदेश दे दिया गया है। अब यहाँ कुछ बातों को ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। पहले तो मोटा मोटी आपको यह बता दें कि साधु टी.एल. वासवानी किस लिए जाने जाते हैं। इन्होंने मीरा आंदोलन शुरू किया था, शिक्षाविद रहे हैं, हैदराबाद सिंध में जन्म हुआ था जो कि अब पाकिस्तान में है, सिंधी परिवार से ताल्लुक रखते थे। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा और मुक्ति के लिए आवाज उठाई थी। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, इन्होंने महिलाओं की शिक्षा और मुक्ति के लिए आवाज उठाई थी, यानी महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते थे। बढ़िया वक्ता और लेखक थे। इसके साथ ही इन्होंने शाकाहारी जीवन शैली की भी वकालत की थी। इन्हीं की जयंती पर उत्तर प्रदेश सरकार ने नॉनवेज डे घोषित किया है। बुचड़खानों और मांस की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। अब सवाल यह है कि यदि सच में उत्तर प्रदेश की सरकार वासवानी जी की बातों से प्रभावित है तो महिलाओं की शिक्षा और उनकी मुक्ति के लिए कुछ बढ़िया काम करके दिखा देते। उत्तर प्रदेश में शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरता हो जिस दिन बहुत सारी महिलाओं के साथ जघन्य अपराध सामने न आते हों। उत्तर प्रदेश में ही दहेज प्रताड़ना कितनी बड़ी समस्या है, और भी जगहों पर है लेकिन उत्तर प्रदेश में भी है और बड़े स्तर पर है। वहां महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं ये भी आप जानते ही हैं। हालांकि दावा तो किया जाता है कि इस चौराहे पर कोई सोहदा किसी लड़की को छेड़ेगा तो अगले चौराहे पर यमराज से भेंट हो जाएगी, लेकिन यूपी के सीएम के यमराज खाली भाषण में मिलते हैं। हाल ही में कुछ गुंडे आईटीबीएचयू की छात्रा को आधी रात को छेड़ते हैं, वीडियो फोटो सब बनाते हैं, इसके बाद गायब हो जाते हैं
राम राज्य की पुलिस टार्च लेकर ढूंढती रह जाती है। अब चूंकि 25 नवंबर को नॉनवेज डे घोषित कर दिया गया है, तो सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में 55% से ज्यादा लोग नॉनवेज खाते हैं। ये रिपोर्ट देख लीजिए, आज तक की है, और पूरे भारत में 63% से ज्यादा लोग नॉनवेज खाते हैं, यानी शाकाहारियों की संख्या कम है उत्तर प्रदेश में भी और भारत में भी। तो सवाल ये उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश की आधी से अधिक आबादी यानी 13-14 करोड़ के आसपास लोगों को एक दिन नॉनवेज खाने से रोका जा सकता है क्या ये उनके अधिकारों का हनन नहीं है? कौन क्या खाएगा, क्या पिएगा, इसका फैसला सरकार कैसे कर सकती है? आप मान लीजिए किसी का 25 नवंबर के दिन ही शादी विवाह का कार्यक्रम हो जाए, ऐसे कार्यक्रमों में भी लोग जमकर नॉनवेज खाते खिलाते हैं, तब वो आदमी क्या करेगा? अब यहां आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि मेरा नॉनवेज से कोई विशेष अट्रैक्शन है इसीलिए मैं कह रहा हूं। मैं खुद भी नॉनवेज नहीं खाता, मगर फिर भी ये बात मेरे खाने की नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, उत्तर प्रदेश की 13 से 14 करोड़ की आबादी की है कि क्या कोई सरकार ये फैसला कर सकती है कि कौन किस दिन क्या खाएगा। यहां एक बात और ध्यान देने वाली है, इसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यदि आप संख्या देखेंगे तो पता चलेगा कि उस धर्म के लोग ज्यादा खाने वाले हैं, संख्या के मामले में, प्रतिशत के मामले में नहीं। इसके अलावा आप सोच कर देखिए, जब खाली उत्तर प्रदेश में ही 12 से 13 करोड़ के आसपास लोग यानी 55% लोग मांस खाते हैं, तो कितने लाख लोग इसका व्यापार करते होंगे और कितने करोड़ लोग उनसे अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होंगे। क्या किसी सरकार को यह अधिकार है कि उन सभी को एक दिन के लिए बाधित कर दिया जाए? और ऐसे फैसलों से राज्य को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? बाकी आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पिछले दिनों हमने कई वीडियोस में कहा था कि कुछ साल पहले जांच एजेंसी सीबीआई खूब ताबड़तोड़ छापेमारी करती थी। विपक्षी पार्टियों द्वारा शासित कई राज्य इतने परेशान हो गए कि उन्होंने सीबीआई की एंट्री पर ही बैन लगा दिया। 10 से अधिक विपक्षी पार्टियों द्वारा शासित राज्यों ने साफ साफ कह दिया कि भाई सीबीआई, तुम हमारे यहां जांच करने तभी आओगे जब हम तुम्हें आने की अनुमति देंगे, क्योंकि तुम स्वतंत्र जांच एजेंसी की तरह काम नहीं कर रहे हो, बल्कि एजेंट के, बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हो। जिसके बाद एंट्री होती है ईडी की, और अब वैसा ही माहौल ईडी के खिलाफ भी बनने लगा है जैसा सीबीआई के खिलाफ पहले बन चुका है। आप खुद लगातार देख रहे होंगे, जिन भी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, आचार संहिता लागू होने के बाद भी वोटिंग से ठीक पहले तक ईडी की कार्रवाइयां जमकर चल रही है, और सारी की सारी कार्रवाइयां यानी ज्यादातर कार्रवाइयां सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टियों के लोगों के यहां हो रही है। और अब तो कार्रवाइयों का स्तर यहां तक पहुंच गया है कि ईडी के अधिकारियों पर ही आरोप लग रहा है कि यही लोग पूरे गेम प्लान सेट करके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को महादेव ऐप के मामले में बदनाम करने के लिए पैसा रखवाते हैं, गिरफ्तारी करवाते हैं और जबरिया एक व्यक्ति को पकड़कर साइन करवाते हैं और उसके नाम पर पूरा माहौल बनाते हैं। बाद में खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते भी हैं और लगे हाथ बीजेपी के नेता इसको मुद्दा बना लेते हैं, मानो सब कुछ पहले से सेट हो। और अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ईडी का भी हाल सीबीआई जैसा न हो जाए। नई खबर है कि तमिलनाडु की सरकार ने ईडी के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट का रास्ता अपनाया है। तमिलनाडु सरकार ने ईडी पर यह आरोप लगाया है कि वो संविधान का उल्लंघन कर रही है और राज्य के अधिकारियों को परेशान करने का जबरिया प्रयास किया जा रहा है। पिछले हफ्ते ईडी ने 10 कलेक्टरों को समन जारी किया था, इन सभी ने इसका विरोध किया है। अच्छा, एक बात बताइए, पिछली बार आपने कब सुना था कि बीजेपी शासित राज्यों में ईडी की छापेमारी बीजेपी से संबंधित लोगों के यहां हो रही है? अब पहले गृह मंत्री अमित शाह की बात कर लेते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केरल के राज्यपाल को यानी चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने केरल के राज्यपाल को किस तरीके से आईना दिखाया है, उसे सुन लीजिएगा। इंजेक्शन लगाने वाला। देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे, 4 का हो चुका है, 5वें की वोटिंग बाकी है तेलंगाना में। अब वोट मांगने के बड़े बड़े धुरंधर तेलंगाना पहुंच चुके हैं। आज कुछ बड़े नामों की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले उस नाम की चर्चा कर लेते हैं जिन्होंने खोपड़ी चकरा देने वाली बात कही है और सुनने के बाद छाती पीटने वाली बात कही है। हमारे देश के गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह। पिछले दिनों इन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाषण दिया था कि यूपी में कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त है कि 12 बजे रात में 16 साल की लड़की गहनों से लदी हुई सड़क पर अकेले खुले घूम सकती है। अब तेलंगाना में इन्होंने कहा है कि भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है कि देश भर में जहां भी बीजेपी ने सरकार बनाई है वहां पर कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं होता। आप चाहें तो इसे ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं, यह गृह मंत्री का कहना है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि जहां भी हमारी सरकारें चल रही हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो सांप्रदायिक दंगा कर दे, जबकि जब कांग्रेस की सरकार थी तो खूब दंगा होता था। अब सवाल यह है कि 2002 का दंगा पूरे देश को नहीं पूरी दुनिया को याद है। हाल ही में बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, इसके बाद बीबीसी के साथ क्या क्या किया गया, कहां कहां छापेमारियां हुई उनके ऑफिस में और इमरजेंसी के कानूनों का किस तरीके से प्रयोग करते हुए डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाया गया, ये सब आपने तो देखा ही है। गुजरात में किसकी सरकार थी, और वो मामला तो बहुत पुराना हो गया है जी। अपने ही देश का एक राज्य है मणिपुर, वहां के लोगों ने भाजपा को डबल इंजन लगा कर दिया था और डबल इंजन की हालत यह है कि 7 महीने होने वाले हैं, मणिपुर की आग बुझने को तैयार नहीं है। लगभग 200 के आसपास लोगों की जान जा चुकी है, हजारों लोग घर से बेघर हो चुके हैं, सैकड़ों धार्मिक स्थलों को जला दिया गया है। हालत इतनी खराब है कि 3 जिलों में कुकी संगठनों ने स्वशासन की घोषणा कर दी है, कह दिया है कि हम मणिपुर से अलग यानी वहां के मुख्यमंत्री से हमारा कोई लेना
लेना देना नहीं है, हमारा अलग मुख्यमंत्री होगा और मोदी सरकार इस बात को माने चाहे न माने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां तक कह दिया है कि हम गृह मंत्री से बात ही नहीं करेंगे। तो सवाल यह है कि मणिपुर इसी देश में पड़ता है कि नहीं। दूसरी बात यह है कि मणिपुर में भाजपा की सरकार है कि नहीं, और भारत के इतिहास में शायद ये पहली बार इतनी बेशर्मी देखने को मिली है कि जब एक राज्य महीनों से जल रहा है, सैकड़ों दिन से इंटरनेट ज्यादातर जगहों पर बंद है, अब तक किसी का इस्तीफा तक सामने नहीं आया, जबकि खुद भाजपा के विधायक भी खुद को इस आग से बचा नहीं पाए। वहां के मुख्यमंत्री के घर पर हमले की कोशिश हुई। और मणिपुर में देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और पूरी भाजपा सरकार किस कदर फेल हुई है, कितना बड़ा फेलियर हुआ है, कितनी बड़ी असफलता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि दंगे मणिपुर में हुए, लेकिन मिजोरम के विधानसभा चुनाव में गृहमंत्री, प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि जाकर वहां चुनाव प्रचार कर लें। और मिजोरम जैसे छोटे राज्य के मुख्यमंत्री की इतनी हैसियत हो गई कि वो देश के प्रधानमंत्री को कह दिए कि आप आएंगे तो अकेले मंच पर जाइएगा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, वरना आपके इज्जत की जो छीछा लेदर हुई है उस गंदगी का छींटा मेरे चेहरे पर भी आ जाएगा। यानी एक राज्य के मुख्यमंत्री ने पूरे देश के प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करने से मना कर दिया। और गृह मंत्री तेलंगाना में जाकर कहते हैं कि बीजेपी की सरकार जहां है वहां दंगे नहीं होते। इसके अलावा हाल ही में साल 2020 में दिल्ली दंगा हुआ था, 3 दिन तक लगातार राजधानी जलती रही और विश्वगुरु टाइप के नेता नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जहां रहते हैं वहां से कुछ ही मिनट की दूरी पर यह सब कुछ हो रहा था। दिल्ली की कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? इसके अलावा हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम वगैरह में क्या क्या हुआ, हरियाणा में किसकी सरकार है, डबल इंजन है कि नहीं। महाराष्ट्र में आए दिन दंगाई मानसिकता के भाजपाई नेता, जिसमें सबसे आगे टी राजा नजर आता है, ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या भाईचारे का प्रसाद बांट रहे हैं? अब आप ही बताइए, चिलचिलाती धूप में कोई छाता तान कर खड़ा हो जाए और कहे कि आधी रात हो चुकी है, अब सो जाओ, तो क्या ये बात छाती पीटने वाली नहीं है? यदि है तो एक बार पीट लीजिए। जोर से मत पीटिएगा, धीरे से पीटिएगा, क्योंकि दर्द आप ही को होगा। उन लोगों की चमड़ियां बहुत मोटी है, वहां दर्द नहीं होता। तेलंगाना में ही पीएम मोदी कह रहे थे कि कांग्रेस और बीआरएस मिले हुए हैं। उधर कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी, बीआरएस और एआईएमआईएम मिले हुए हैं। बाकी तेलंगाना की जनता खुद फैसला कर ले कि कौन किससे मिला हुआ है, कौन छुप के मिला है, कौन सामने से मिला है, किसका किससे गठबंधन है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी तेलंगाना में चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं। उन्होंने हमेशा की तरह अपनी आदत के अनुसार वही बोला है जो हर जगह बोलते हैं। वादा कर रहे हैं कि हैदराबाद का नाम फिर से भाग्यनगर होगा। अब सवाल यह है कि भाग्यनगर हो जाएगा तो क्या हैदराबाद का भाग्य बदल जाएगा या फिर खाली नामे में भाग्य रहेगा? इसके साथ ही उन्होंने राम मंदिर का भी जिक्र किया। बाकी गृहमंत्री ने तेलंगाना के लोगों को राम मंदिर का मुफ्त में दर्शन कराने का वादा तो किया ही है। अब जिन राज्यों में हाल फिलहाल में चुनाव नहीं होने वाला है और जहां भाजपा की सरकार है, वहां के लोगों को मुफ्त में दर्शन करने का लाभ मिलेगा कि नहीं, यह हमें नहीं पता। उधर तेलंगाना में राहुल गांधी का दावा है कि बीजेपी के लोग यहां छाती फुलाकर आए थे, हमने 4 महीने में उनकी हवा निकाल दी। अब तेलंगाना में बीजेपी कहीं नजरें नहीं आ रही है। राहुल का कहना है कि हमारा लक्ष्य है तेलंगाना में बीआरएस को हराना और दिल्ली में बीजेपी की हवा निकालना। अन्य राज्यों की तरह यहां भी कांग्रेस ने 6 गारंटियां दी हैं। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपया, फ्री में बस की यात्रा, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, किसानों के लिए 15,000 रुपया प्रति एकड़ सालाना, खेतीहर मजदूरों को 12,000, धान के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस देने का भी वादा किया है। छात्रों को शिक्षा के लिए 5 लाख का विद्या भरोसा कार्ड और राज्य के हर मंडल में तेलंगाना इंटरनेशनल स्कूल बनाने का वादा। इसके साथ ही जिनके पास घर नहीं है उन्हें घर के लिए जमीन और 5 लाख रुपए देने का भी वादा किया गया है। तेलंगाना आंदोलन में शामिल कार्यकर्ताओं के लिए 250 वर्ग गज भूमि देने की बात भी कही गई है। बाकी 200 यूनिट बिजली फ्री, बुजुर्गों को 4,000 रुपए प्रति महीना पेंशन, 4,000 और 10 लाख का बीमा भी देने की गारंटी कांग्रेस ने दी है। आप में से बहुत सारे दर्शकों के मन में यह भी बात आ सकती है कि हम तुलनात्मक रूप से विपक्षी पार्टियों के, यानी बीजेपी की विपक्षी पार्टियों के कुछ मामलों को हल्का सा ज्यादा दिखाते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि देश का पूरा मीडिया बीजेपी के साथ खड़ा है, 24 घंटे खड़ा है और झूठ का बड़ा बड़ा बंडल लेकर खड़ा है। तमाम तरीके की सांप्रदायिक बातें, जहर का प्रसार, विपक्षी नेताओं के खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा चलाने का उनका सिस्टम है। यानी पूरा का पूरा तंत्र एक दल के हाथ में है, यह साफ साफ दिखता है। बीजेपी के नेता कहीं छींक भी दें तो पूरे देश को पता चल जाता है कि कोई छींका। बाकी पार्टियों के नेताओं की आह भी निकल जाए तो किसी को पता नहीं चलता। माफ करिएगा, पता चलता है लेकिन यह नहीं पता चलता कि आह दर्द से निकला है। गोदी मीडिया उसे नकारात्मक रूप देने लगता है। हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारी इतनी पहुंच है कि हम टीवी मीडिया को किसी भी रूप में टक्कर दे पाएंगे या फिर उनकी गंदगी को साफ कर पाएंगे, लेकिन जब बात लोकतंत्र और संविधान की है तो हम चुप भी कैसे रह पाएंगे। मगर इन सब के बाद हमने पहले भी कहा है, आज भी कह रहे हैं कि गोदी मीडिया की लपटझंडिस विपक्षी नेताओं को चाहे जितनी गालियां दे ले, चाहे जितना बदनाम करें, चाहे भूपेश बघेल, ममता बनर्जी, अशोक गहलोत, अरविंद केजरीवाल इन सबको लगातार जेल भेजने की बात कर रहे हो, झूठे आरोपों में नाम खराब करें, ये सारे नेता अंत में गोदी मीडिया के लपटझंडिसों को देखकर ही ला टपकाएंगे। मगर इसके बावजूद हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो हमारी जिम्मेदारी है, किसी पर कोई एहसान नहीं है। परंतु ऐसा लग रहा है कि विपक्षी पार्टियों द्वारा शासित जितने भी राज्य हैं वहां के राज्यपाल किसी का एहसान चुका रहे हैं। इस तरह के आरोप लगातार पिछले कई सालों से लग रहे हैं और यदि ऐसा नहीं है तो फिर कैसे तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, केरल जैसे राज्य सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहे हैं, ये कहते हुए कि
राज्यपाल सदन द्वारा पारित बिलों को सालों साल लटका कर रखते हैं और ये कोई हवाई आरोप नहीं है, सब कुछ सामने है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि राज्यपाल नाम मात्र के राज्य प्रमुख हैं, असली शक्ति जनता द्वारा चुने हुए विधायिका में है। देसी भाषा में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया कि राज्यपाल लोग ज्यादा ऐंठ में न रहें, विधेयकों पर अपना फैसला जल्द से जल्द कर लिया करें। केरल का भी ऐसा ही मामला था। इस मामले में भी पता चला कि 8 विधेयकों पर 26 महीने से राज्यपाल कोई फैसला ही नहीं ले रहे हैं, लटका कर रखे हुए। इसे लेकर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने केरल के राज्यपाल से कहा कि 23 नवंबर को हमने पंजाब के मामले में आदेश अपलोड किया है, राज्यपाल के सचिव से आदेश को देखने के लिए कह दीजिए और मंगलवार को हमें बताइए कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है। पंजाब के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई भी राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति रोकने का फैसला करता है तो उसे विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधायिका के पास वापस भेजना होगा। मौखिक रूप से यहां तक कह दिया था कि ऐसा क्यों होता है कि राज्य सरकार जब सुप्रीम कोर्ट आती है तभी राज्यपाल एक्टिव होते हैं और काम करते हैं, ये प्रवृत्ति रुकनी चाहिए। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यपाल को किसी भी विधेयक को बिना किसी कार्यवाही के अनिश्चित काल तक लंबित रखने की आजादी नहीं दी जा सकती। राज्यपाल एक प्रतीकात्मक प्रमुख हैं, वे राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर कार्यवाही को रोक नहीं सकते। बाकी राज्यपालों के मामले में हमने लगातार आपको बताया है किस तरीके से विपक्षी दलों की सरकारों से मोदी सरकार द्वारा भेजे गए राज्यपालों से लगातार टकराव चल रहा है। सभी विपक्षी सरकारें यह आरोप लगाती हैं कि राज्यपाल भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और राज्य सरकारों को काम करने ही नहीं दे रहे हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने केरल वाले मामले में अटॉर्नी जनरल से साफ साफ कह दिया कि पंजाब के मामले में हमने जो फैसला दिया है, जो आदेश दिया है, ले जाके अपने राज्यपाल को तुरंत पढ़वा लीजिए और पढ़वाने के बाद 28 तारीख को बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी राय क्या है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है। पिछले दिनों हमने आपको यह भी बताया था कि तमिलनाडु के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने इंजेक्शन लगाया तो राज्यपाल ने कई विधेयकों को नामंजूर कर दिया। अब नामंजूर करना भी राज्य सरकारों के पक्ष में है। तमिलनाडु सरकार ने तुरंत उन विधेयकों को फिर से सदन से पारित करवा के भेज दिया। अब मामला यह है कि दोबारा जब कोई विधेयक पारित होकर जाता है तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास भी नहीं भेज सकते। यानी कुल मिलाकर अब उन्हें उस पर मंजूरी देनी ही है। इसलिए अलग अलग राज्यपाल महीनों तक राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए विधेयकों को लटका कर रख रहे हैं। मगर सवाल यह है कि इन सब में नुकसान किसका है? नुकसान आपका है। राज्यपालों के ऐसे रवैये से राज्य की सरकारें पंगु हो जाती हैं। खुद ही सोच कर देखिए, राज्य की सरकार कोई भी कानून बनाए, यदि राज्यपाल उसे लटका देंगे और 3-3 साल 2-2 साल तक लटका कर रखेंगे तो राज्य सरकार क्या करेगी? इन्हीं सबसे परेशान होकर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि अब समय आ गया है कि राज्यपाल के पद को ही खत्म कर दिया जाए, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। पश्चिम बंगाल में भी राज्यपाल से टकराव लंबे समय तक चला है और जिसके साथ टकराव बहुत ज्यादा चला था वो अभी देश के उपराष्ट्रपति बने हैं। और उपराष्ट्रपति रहते हुए जब सदन की कार्यवाही होती है तब उनका रवैया किस तरीके का होता है वो भी देखने लायक होता है। देखा करिए आप लोग, बहुत सारी तस्वीरें साफ हो जाती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।